तो देखो ट्रैकिया कहाँ तक हुआ हम लोगों का, कल नोज हुआ, फेरिंग्स हुआ और लैरिंग्स हुआ, और लैरिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है, उससे कवर्ड है, ये हमने कल पॉइंट्स पढ़ा था, नोट्स वाइज पढ़ाती हूँ पहले। Larynx is over, then trachea. Trachea, it is supported by C-shaped cartilaginous ring, that is 16 to 20 C-shaped cartilaginous ring. थोड़ा फास्ट पढ़ाती हूँ। मैंने आज सुबह आपको मार्किंग स्कीम भी भेजा था, तो मार्किंग स्कीम इसी मोबाइल में है, लेकिन देखो उसमें से अपना 50% सिलेबस पढ़ा के हो गया है। आप टेस्ट के लिए चालू करो। उस दिन रिद्धि ने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पेपर भी डाला है। संडे को हमारा ट्रेनिंग होगा, जो भी पॉइंट्स होंगे मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ, ताकि आप पढ़ के भी अच्छा रहेगा। और जैसे ही ट्रेनिंग होगा संडे को, फिर मंडे को मैं लेक्चर लेती हूँ, तो जो मैं बताऊंगी वो नोट डाउन करना, क्योंकि मेरे मेमोरी में नहीं रहेगा तो आपकी मेमोरी में रहेगा ही रहेगा। तो सबको बोर्ड एग्जाम फेस करना है, इतना याद रखना। और ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इसका मतलब अभी इसके बारे में आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक भी भेज दूंगी, ताकि उस ट्रेनिंग को आप भी अटेंड कर सके, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा ना, तो आप लोग सब लोग ज्वाइन करेंगे तो मैं भेजने की कोशिश करूंगी, तो आप ज्वाइन होंगे तो आपको भी मालूम होगा कि किस तरह से क्या-क्या ट्रेनिंग में हुआ। अब देखो नेक्स्ट वन ट्रैकिया है। दैट ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू मेन टू ब्रांचेस और वेरियस ब्रांचेस। पहले मेन टू ब्रांचेस होंगे, दैट टू ब्रांचेस आर कॉल्ड एज अ ब्रोंकाई। दैट ब्रोंकाई आर डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो दो टू ब्रोंकाई आ गए, एंड विच फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी टर्शरी। तो देखो कल हम लोगों ने ट्रैकिया तक पढ़ा, तो ट्रैकिया इज कवर्ड बाय क्या हुआ, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। क्यों है वो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, ताकि ट्रैकिया ऑलवेज ओपन रहना चाहिए, डिस्टेंडेड होना चाहिए। तो अगर आप ज्वाइन हुए हैं और आपको समझ में आ रहा है तो मुझे थोड़ा चैट करो कि हाँ मैडम यहाँ तक हुआ है और यही से स्टार्ट होना है। बराबर है ना, ट्रैकिया तक सबका क्लियर हुआ है। नोज 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 में रेस्पिरेटरी पार्ट क्लियर हुआ, वेस्टिब्यूल क्लियर हुआ, सेंसरी पार्ट क्लियर हुआ, फिर फेरिंग्स क्लियर हुआ। ओके, फिर उसके बाद क्या आया, लैरिंग्स। लैरिंग्स की बाद नेक्स्ट क्या आया, ट्रैकिया। बराबर है दिव्या? ओके, तो ट्रैकिया का ये जो पाइप है ये अब लंग्स में जा रहा है, नेक थ्रू। मतलब अपना नेक के बाद यहाँ पे क्या आता है, शोल्डर आता है ना, तो जहां से अपना शोल्डर स्टार्ट होता है वहीं से ये अंदर चेस्ट में चला जाता है, और चेस्ट में मेन टू ब्रांचेस में डिवाइड होगा। तो जैसे ट्री ट्रंक रहता है ना, ये ट्री ट्रंक है, जैसे ये इन्वर्टेड ट्री है, ऐसे समझो। इन्वर्टेड मतलब उल्टा ट्री। तो इन्वर्टेड ट्री का ये मेन ट्रंक आया, ये रूट आ गया सपोज ये माउथ की तरफ, और इसके दो मेन ब्रांचेस आ गए। अब ये टू मेन ब्रांचेस अगेन डिवाइडेड हो गए टू मेन ब्रांचेस में। तो ये फर्स्ट वन मेन राइट ब्रोंकाई, ये लेफ्ट ब्रोंकाई हुआ। Then they divided into primary bronchi. फिर primary bronchi divided into secondary bronchi. फिर secondary bronchi again divided into tertiary bronchi. फिर tertiary bronchi again divided into tertiary bronchi. तो ऐसे इसकी एक सब ब्रांच होती गई। इसकी सपोज ये मेरा राइट हैंड, मतलब ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड की ये ब्रोंकाई आ गई, और ये राइट साइड की आ गई। ये अपना अपना डिवीजन देती जा रही है। तो ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, which further divide into secondary, tertiary, which lead to terminal bronchiole. एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वहां पे एंडिंग होगा, और दैट टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड्स इनटू अल्वियोलाई। वो किस में एंडिंग होगा उसका, अल्वियोलाई में। एंड ऑल दैट ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। तो टर्शरी bronchi which lead to the terminal bronchiole which is supported by C-shaped cartilage and end into कहाँ होगा, alveoli, ताकि ट्रैकिया शुड बी ओपन डिस्टेंडेड। अगर ये क्लोज हो जाए तो यहाँ से ऑक्सीजन पास नहीं होगा, एयर पास नहीं होगी एक्चुअली। टिल हम लोग नोज से अंदर जा रहे हैं, देखो नोज से अंदर हमारा क्या जा रहा है, एयर ही जा रहा है। ये बोलने के लिए मैडम बहुत इजी है ना, मैकेनिज्म है ना, लेकिन देखो अगर किसी की लाइफ का सोल निकल जाए या किसी की लाइफ का कॉन्शियसनेस निकल जाए, तो एयर कितना भी एटमॉस्फेयर में हो, लंग्स कितने भी अच्छे हो, अरे कल तक लंग्स काम कर रहे थे, अभी आधे घंटे पहले लंग्स काम कर रहे थे, अब एक ऐसा क्या हो गया आधे घंटे में उसके लंग्स बंद पड़ गए। तो कॉन्शियसनेस किससे चालू होता है, वो करवाता है हमारे लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो किस तरह से करवाता है, ये हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को ढूंढा, ये ऐसा होता है, ऐसे ढूंढा। फिर देख मैं आज सुबह ही ऐसे ही आपको पढ़ाने के पहले सोच रही थी कि जैसे बर्ड्स एयर में घूमते हैं, तो उनको कौन डॉक्टर रहता है, उनको कोई डॉक्टर नहीं रहता। जो ह्यूमन के कांटेक्ट में आते हैं, फॉर एग्जांपल साइबेरियन बर्ड देखो,
आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आवाज तो सुनाई दे रहा है ना? तो साइबेरियन बर्ड्स को कोई वेटरनरी डॉक्टर नहीं रहता, लेकिन वो साइबेरियन बर्ड्स को बराबर मालूम होता है कि विंटर सीजन में माइग्रेशन होना है। उनको कोई वेटरनरी डॉक्टर नहीं मिलता कि उनको कुछ लंग्स को प्रॉब्लम हुआ है, उनके विंग्स को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन उनका लाइफ चालू रहता है। तो इसके पीछे क्या है, ह्यूमन ने जो मैकेनिज्म ढूँढा है और उस मैकेनिज्म में ह्यूमन के माइंड में ही कॉन्शियसनेस ऐसा आया है कि उसे लगता है कि मेरा लंग्स काम नहीं कर रहा है, मेरी एक्टिविटी कम पड़ रही है और उससे वो मेंटल डिसीज से मतलब साइकोसोमैटिक डिसीज कहेंगे उससे। तो साइकोलॉजिकल डिसीज से बॉडी डिसीज पे कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो कि ये साइंटिस्ट ने सब अंदर सब एनिमल के जैसे क्या बोलेंगे उसको डायग्नोसिस करके ये पार्ट ये ढूँढ लिए। तो इस तरह से ब्रोंकाई के बारे में हुआ। अब ब्रोंकाई जिसके अंदर है, ये पूरा ब्रोंकाई जिसके अंदर है, वो एक लार्ज मस्कुलर बैग है एंड दैट मस्कुलर बैग इज कॉल्ड एज ए लंग्स। तो अगर ये लेफ्ट ब्रोंकाई है, मतलब लेफ्ट पार्ट है, तो ये लेफ्ट लंग होगा। ये राइट साइड है, तो ये राइट लंग होगा और दोनों के बीच में हार्ट आएगा। नाउ लंग्स के बारे में, जिस कुशन के अंदर, जिस बैग के अंदर ये ब्रोंकाई है, विच आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एक्चुअली उनकी वजह से रेस्पिरेशन हो रहा है, उसके अंदर होने की वजह से। वन पेयर ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक लंग्स, वन पेयर क्यों कहा है, वन राइट लंग सेकंड लेफ्ट लंग, तो दोनों मिलके जोड़ी है ना, इसलिए वन पेयर। वो कैसे है, आपने सबने स्पंज देखा है, जिसको पानी में भिगोएंगे तो एकदम वाटर एब्सॉर्ब करके लेता है, मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके लेता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्जी एंड व्हाट इन नेचर, इलास्टिक इन नेचर। दे एनक्लोज एंड प्रोटेक्टेड बाय डबल प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इसको भी कवरिंग है ताकि कुछ इन्फेक्शन, हमारा क्या है, ह्यूमन बॉडी का क्या होता है मालूम है क्या, ह्यूमन बॉडी की टंग को जो अच्छा लगेगा वो खाने का मन करता है। उनको लगता है हम ऊपर से वाटर से डाइव करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, फिर माउंटेन से डाइव करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो हमारे लंग्स को प्रेशर बियर करने आना चाहिए, तो इसलिए वो बियर करने के लिए प्लूरल सैक है वो। तो ये डबल मेम्ब्रेन है ताकि वो प्रेशर मेंटेन करे। So their pleural membrane is present. Sac pleura मतलब cavity है. So that cavity membrane is called as a pleural membrane. तो उस जो डबल मेम्ब्रेन है उसमें आउटर वन दैट इज पैराइटल एंड इनर वन इज कॉल्ड एज अ विसरल लेयर। तो जो लेयर है, तो बाहर वाला लेयर लंग्स का दैट इज कॉल्ड एज अ पैराइटल। नेचुरल है, आपको ये सबको मालूम है, बाहर वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, पैराइटल। और अंदर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है ना, इसलिए उसे नाम दिया है विसरल, विसरल कैविटी। important visceral organ, heart is a visceral organ, so very important layer है। एंड इन बिटवीन दैट टू गैप, वो जो पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में जो गैप रहती है, दैट गैप इज फिल्ड बाय द फ्लूइड। फ्लूइड वो प्लूरल फ्लूइड है ना, क्योंकि प्लूरल मेम्ब्रेन है, सो दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ प्लूरल फ्लूइड। एंड नाउ द राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू टू। मुझे भी कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ना ये याद नहीं रहता था कि राइट लंग में कितने लोब्स है और लेफ्ट लंग में कितने हैं। तो लेफ्ट में देखो एल 2 लाइन से बनता है, तो 2 लाइन से बनता है तो 2 लोब है ऐसा समझो। तो ऑटोमेटिकली जिसको 2 लोब है उसके दूसरे पार्ट को ऑटोमेटिकली 3 लोब्स रहेंगे। तो राइट लंग इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लोब्स, 3 लोब्स। तो 3 लोब्स होंगे तो उसमें क्या, उसमें जो क्या बोलेंगे ग्रूव्स जो है, वो ग्रूव्स कितने रहेंगे, 2 ग्रूव्स रहेंगे। तो 2 ग्रूव्स की वजह से राइट लंग कितने में डिवाइड होगा, 1, 2 एंड 3 में। और जो लेफ्ट लंग है दैट है ओनली 1 ग्रूव, 1 कैविटी, और वो 1 कैविटी की वजह से वो लेफ्ट लंग कितने में डिवाइड होगा, 2 में। तो इस तरह से राइट लंग हैव अ 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग हैज अ 2 लोब्स। ईच लोब ऑफ ब्रोंकियोल एंड इनटू 10 to 12 alveoli। तो यहाँ पे ये जो एंड हुआ है ब्रोंकियोल का, इसके अंदर कितने अल्वियोला है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 या 10, ऐसे मिनिमम 10 to 12 alveoli है। They are enclosed in a sac, that sac is called as a alveolar sac। तो ये अल्वियोलर सैक के अंदर जो अल्वियोलाई है वो क्या काम करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट अल्वियोलाई। सो दिस अल्वियोलाई व्हिच आर थिन वॉल दैट आर लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर, जैसे ग्रेप्स के लोब्यूल्स रहते हैं, ग्रेप्स को ही समझो आप। ईच alveolus is surrounded by network of capillaries। तो एक alveolus, सपोज ये 10 to 20 हमने कहा ना, 10 to 12 कहा, तो इसमें से एक alveolus को बाहर निकाला,
So this alveolus is supported by many blood capillaries. इसके बहुत सारे blood capillaries ने support किया है, and they have elastic wall, single layer by squamous epithelial tissue. इस alveoli को अगर हमने, आप सबने grapes देखा है ना, ग्रेप्स का ऊपर वाला जो ग्रीन वाला छिलका निकालते हैं ना, तो अंदर ग्रेप्स एकदम कैसे मिलेगा, सॉफ्ट रहता है। तो एकदम पतला सा जो ग्रेप्स का छिलका निकलता है ऊपर ग्रीन वाला, वो वैसे ही यहाँ पे अल्वियोलाई को भी है, एकदम ट्रांसपेरेंट लेयर, एंड दैट लेयर इज मेड अप ऑफ टिश्यू, दैट टिश्यू आर कॉल्ड एज अ स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये एक अल्वियोलाई को सपोज हमने निकाला, तो ये अल्वियोलाई एक मेम्ब्रेन से बना हुआ है। तो फॉर एग्जांपल आप सबको वो मालूम है ना, जैसे क्या बोलेंगे, पेबल, पेबल गोटी रहती है, गोटी, और उसे कवर करना होगा, उसे बांध के रखना होगा, तो हम के डोरे से उसे बांधेंगे। तो वो डोरा बांधना मतलब क्या बांधना, कैपिलरी, और दो कैपिलरी से उसे बांधा हुआ है, बहुत सारे कैपिलरी ने इसे बांधा है, दूसरी पेबल को भी बांध के रखा है। तो ये दूसरे से एक दूसरे से बंधी हुई है, और वो पेबल पकड़ के कैपिलरी से नहीं रहेगा, तो उसे किसी कपड़े से ढकना पड़ेगा, और जो कपड़ा है वो स्क्वैमस एपिथेलियम है। तो इसलिए यहाँ पे लिया है, देखो, alveoli are a thin wall, lobulated structure. Each alveolus is surrounded by network of capillaries. They have a elastic wall, single layer of squamous epithelium. On बैठने के लिए, सेल को बैठने के लिए basement membrane of connective tissue. तो हमने कल परसों भी बोला था कि स्किन को अगर हम खोलेंगे, उसके 50 टाइम्स ज्यादा लंग्स बड़े होते हैं। That is about how many million alveoli are present in the lungs? 700 million. आप समझ रहे हो ना, मिलियन मतलब मोर देन 10, मिनिमम 10 lakhs, 1 million is equal to, ना 10 लाख से मिनिमम क्या, तो 10 lakhs is equal to 1 million है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना दिया है, 700 million alveoli in the lungs are present. So this is about किसके बारे में हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो, ये ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप हुआ, फिर उसके बाद ब्रोंकाई के बारे में एक्सप्लेनेशन हुआ, ब्रोंकाई के बाद नेक्स्ट आया लंग्स, विच आर डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट। ये नंबर दिया अल्वियोलाई का, लंग्स के 3 लोब एंड 2 लोब्स दिया। अल्वियोलाई, आज क्या है, थर्सडे, आज शांभवी का ही टर्न है, मुझे लगता है अकेले शांभवी को ही रोज टेस्ट देना पड़ता है, कोई मतलब इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। अल्वियोलाई के बारे में हो गया, फिर उसके बाद कितने मिलियन, ये शायद एमसीक्यू में आया तो बोल नहीं सकते ना, 700 मिलियन ऑफ अल्वियोलाई आर प्रेजेंट। फिर उसके बाद डायफ्रागम, डायफ्रागम ये चेस्ट कैविटी के नीचे, देखो ये जो कर्टन दिख रहा है, ये जो वॉल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ डायफ्रागम, एंड दिस डायफ्रागम हैव अ मस्कुलर activity. So this is called as a muscular septum that separate the thoracic cavity and abdominal cavity. तो ये ऊपर वाली कैविटी को हम कहेंगे thoracic cavity, और नीचे जो स्टमक आएगा तो that is called as abdominal cavity. तो diaphragm is a partition between whom, between the thoracic cavity and the abdominal cavity, and this have a capacity that is breathing movement, inspiration and क्या दिखाएगा, expiration. So जब ये dome shape and on contraction it becomes flatten, तो ये जो क्या होगा बताओ, contraction and relaxation. तो ये it is dome shape and on contraction, ये actually है कौन से shape में, dome shape में, लेकिन जैसे उसका contraction होगा तो वो कौन से शेप में चला जाएगा, फ्लैटन नेचर में जाएगा। तो फ्लैट होगा तो यहाँ पे देखो इतनी सारी स्पेस बचेगी, तो ये स्पेस बचेगी तो बाहर वाली एयर अंदर आ जाएगी, समझ में आ रहा है, तो बाहर वाला अंदर अंदर आना मतलब दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन, और जो भी अंदर एयर है वो बाहर भेजना। देखो फिर बाद में ये जो फ्लैट हुआ था वो फिर से डोम शेप में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से डोम शेप में कन्वर्ट होना, दैट प्रोसेस इज एयर गोज आउटसाइड, goes outside, that process is called as expiration. तो हमें एक्चुअली जो रिस्पिरेशन करवाना है, तो रिस्पिरेशन के लिए हमें किसकी जरूरत है, एयर की अंदर लेने की जरूरत है और बाहर छोड़ने की जरूरत है। तो जो एयर अंदर लेना और बाहर लेना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन कैसे होता है, अब ये हमें समझ में क्या आया बताओ, रिस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आई, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम है ऐसे समझा। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या क्या काम है, जो एयर बाहर है उस बाहर वाले एयर को अंदर तक लेके जाना, ये पहला फंक्शन है। तो दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहर वाली हवा को अंदर लेके आ रहा है और अंदर वाली हवा को बाहर भेज रहा है, तो दैट प्रोसेस इज एक्चुअली हम कहते सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
और उसको दूसरा नाम देंगे दैट इज ब्रीदिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ हवा आके क्या फायदा है, इसको यहाँ से कहाँ तक लेके आना है, हार्ट तक लेके आना है। ओके, तो हार्ट तक कौन सा एयर आएगा, ऑक्सीजन वाला। समझ में आ रहा है ना आप सबको, हमें बोलो एटलीस्ट यस। तो यहाँ पे हार्ट में जो ऑक्सीजन वाला एयर आ रहा है वो हार्ट से लेके इधर ही आधी बॉडी तक रहेगा क्या, नहीं ना। यहाँ से उसे कहाँ भेजना है, ब्रेन के पास भेजना है। वहां से कहाँ भेजना है, लिम्ब, फोरलिम्ब के पास भेजना है। यहाँ से उसको नीचे हाइंड लिम्ब में भी भेजना है ना, एब्डोमेन में भी भेजना है। तो दैट्स उस प्रोसेस को हम इन शॉर्ट बोलेंगे चलो इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर इसने, ब्रेन ने भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर किया है, इसने भी तो काम किया है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ आना हार्ट में, और हार्ट से फिर लंग से बाहर भेजना। तो दैट इज, हम बोलेंगे वो इंटरनल चालू है। लेकिन जब ब्रेन के पास आ रहा है तो ब्रेन के सेल में आ रहा है ना, तब सेल में आ रहा है तो दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब क्या है, ये एक पाथवे है। respiratory system is one pathway of for exchange of और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने वाला एक पाथवे है। लेकिन ये पाथवे कैसे काम करता है, दैट पाथवे इज वर्क बाय मैकेनिज्म, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन में पहला क्या कहा है, देखो, ब्रीथ इन मतलब ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग मतलब क्या, इंटरनल एयर एंड एक्सटर्नल एयर, दैट इज कॉल्ड एज ए इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। फिर दूसरा क्या दिया है देखो, से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड क्या कहा है देखो, इंटरनल रेस्पिरेशन। और फोर्थ क्या कहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग होने के लिए ये प्रोसीजर दिए हैं कि कैसे इंटरनल होता है, कौन से कैसे एक्सटर्नल होता है। तो ये उसके बाद नोट्स वाइज पढ़ाती हूँ तो फास्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ क्या है, रेस्पिरेशन। उसमें पहला आया ब्रीदिंग, सेकेंड आया एक्सटर्नल, थर्ड आया इंटरनल एंड फोर्थ आया सेलुलर। उसमें से पहला ब्रीदिंग, ये 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ये मुझे लगता है आएगा श्योर। ये कोरोना डिसीज है ना, इसमें बच्चों को ज्यादा टेंशन नहीं देना है, बोर्ड वालों को भी। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। 11th स्टैंडर्ड में भी आपको हुआ था। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल मतलब क्या, जैसे एक मशीन काम करती है ना, जैसे ट्यूबलाइट का बटन हमने ऑन ऑफ किया तो ट्यूबलाइट चालू हो गई, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। लेकिन ट्यूबलाइट चालू करने वाला पर्सन कौन है, हम लोग है। तो हम फिजिकल नहीं करते, हमें कुछ तो चाहिए, हमें अंधेरे में दिखना चाहिए, तो हमारे उस टाइम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। लेकिन ब्रीदिंग एक मशीन कैसा काम करता है वैसे काम करती है। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये समझ में आ रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। तो एटमॉस्फेयर में जो हवा है, वही तो हम बोल रहे थे कि 5-10 पहले या तो एक दिन पहले जिसके लंग्स काम कर रहे थे, उसके लंग्स एक ही दिन के बाद कैसे डेड हो जाते हैं। कल तक लंग्स काम करने वाले या तो आधे घंटे पहले काम करने वाले लंग्स उस टाइम में वो स्विच ऑफ कैसे हो जाते हैं। तो स्विच ऑफ होने की प्रोसेस किसकी वजह से होती है, पहले फिजिकल तो समझे हम लोग कि जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन अंदर ले रहे, एयर अंदर ले रहे हैं और अंदर लेके लंग्स से कहाँ भेज रहे हैं, बॉडी में। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग। ये सारे लाइन समझ में आए, वर्ड समझ में आए आपको। ब्रीदिंग कौन सी प्रोसेस है, फिजिकल। क्यों फिजिकल लिखा है, क्योंकि ये मैकेनिकल एक्टिविटी है। क्या होता है इस प्रोसेस में, एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, गैस। किस में होता है, बाहर, हमारे बॉडी के बाहर एयर है, इस एयर को हम अंदर ले रहे हैं और अंदर से बाहर भेज रहे हैं। तो देखो इसका और एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। सपोज ये बॉटल है, एक मिनट। अब इस बॉटल में क्या है बताओ, इस बॉटल में ऑक्सीजन है, ये भी बॉटल है, ऐसे आपको समझेगा भी नहीं, ठीक है। अब सबको तो वो मालूम ही है ना प्रोसीजर कि इसमें क्या है, सपोज ऑक्सीजन है, ये बॉटल का ये लिड है ना, तो ये बॉटल खुली हुई क्यों है या तो ओपन क्यों है, आप घर पे भी करके देखो। अगर इसका वैक्यूम निकाला जाए, वो जैसे यूज एंड थ्रो वाली बॉटल आती है देखो, उसमें से अगर हमने वो एयर सक करके लिया तो वो चपटा होता है, ये सबको मालूम है कि एग्जाम्पल जरा मुझे बताओ, वो यूज एंड थ्रो वाला बॉटल आता है ना। यस, प्लीज गिव मी रिप्लाई। आप सबको मालूम है,
हाँ, तो उसमें से अगर हमने एयर सक करके ले लिया तो वो बॉटल का शेप चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या? उसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर है। वैसे ही हमारे लंग्स में इन शॉर्ट एयर है ही। हम पूरा का पूरा एयर बाहर निकालेंगे तो हमारे लंग्स चपटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं करने के लिए सम अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। बस हम थोड़ा बहुत अंदर लेते हैं, थोड़ा बहुत बाहर भेजते हैं। तो अंदर भेजना और बाहर भेजना उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो देखो थोड़ा फास्ट लेती हूँ। हाँ, इंस्पिरेशन मतलब क्या? एयर इज टेकन इनटू लंग्स। और एक्सपिरेशन मतलब क्या? एयर इज टेकन आउट ऑफ द लंग्स। क्लियर हुआ ये? यस, डज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेन टू प्रोसेस है ब्रीदिंग के। पहली प्रोसेस को नाम क्या दिया? इंस्पिरेशन। सेकंड को क्या? हाँ, एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब इनहेल, मतलब एयर इनटेक कर रहे हैं। धनश्री बराबर है? ओके। और एक्सपिरेशन मतलब एयर बाहर भेज रहे हैं। फिर एयर अंदर लेना मतलब क्या हो रहा है? प्रेशर इन द लंग्स लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। इज इट राइट? बराबर है कि नहीं? अगर हमको बलून में हवा भेजना है, सपोज बलून में पहले अंदर हवा नहीं जा रही है, खाली बलून है, तो आप बलून में कब हवा भरते हो? जब बलून के अंदर प्रेशर लेस रहता है और बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है। तो एक इमेजिन करो ना कि एटमॉस्फेयर, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, उसमें हम अकेले खड़े हैं, तो बाहर का हवा जोर से हमें अंदर ढकेल रहा है, हमारी एयर को अंदर ढकेल रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है कंपैरेटिव टू अंदर वाला लंग्स का प्रेशर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है देखो, जब एक्सपिरेशन होता है तब द प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लंग्स का प्रेशर अंदर ज्यादा है, तो बाहर की प्रेशर से कम होने की वजह से डिफ्यूजन हो रहा है आउटसाइड, मतलब बाहर जा रहा है फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? जस्ट मुझे बताओ, ये थोड़ा हार्ड है ना। प्रेशर इन द लंग्स इज लेस। लंग्स में प्रेशर लेस है। सपोज ये कैविटी है, इस कैविटी में जगह है, स्पेस है, लेकिन बाहर ज्यादा प्रेशर है, तो बाहर के ज्यादा प्रेशर से एयर अंदर आएगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे पूरा का पूरा हवा से भरा हुआ है, टाइट है, और बाहर वाला थोड़ा लूज लग रहा है हवा। तो क्या होता है? यहाँ से हवा बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए एयर बाहर जा रही है। ये सेकेंड पॉइंट सबको क्लियर हुआ? जस्ट मुझे रिप्लाई दे दो। प्रेशर इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे हाँ क्लियर हुआ? हाँ हाँ, अभिनव देखा हमने। प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रोसेस कैसी है? एक्टिव है। एक्टिव मतलब इसे थोड़ा एनर्जी चाहिए, क्योंकि बाहर से उसको अंदर लेना है ना हवा को। तो ये एक्टिव प्रोसेस, इट रिक्वायर द एनर्जी। इट इज अ पैसिव, ये भरा हुआ है, इसको नहीं चाहिए कि ऑटोमेटिकली बाहर भेजने की कोशिश करेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए पैसिव प्रोसेस। डायफ्रागम बिकम्स फ्लैट एंड गोज डाउनवर्ड। हवा को अंदर लेना है ना, तो स्पेस बढ़ाना है, कैविटी बढ़ानी है। तो कैविटी बढ़ाने के लिए डायफ्रागम कैसा हो गया बताओ? फ्लैट हो गया। फ्लैट हुआ तो जो अपवर्ड था तो नेचुरली डाउनवर्ड आया। यहाँ पे क्या हुआ? डायफ्रागम का शेप जो फ्लैट था वो डोम शेप हो गया। डोम शेप हो गया मतलब वो ऊपर चला गया। जैसे वो ऊपर चला गया तो ही हवा बाहर जाएगा ना। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो, इंस्पिरेशन में डायफ्रागम जो डोम शेप है वो फ्लैट होगा। फ्लैट होगा तो ही बाहर की हवा अंदर आएगी। यहाँ पे जो डायफ्रागम कैसा था बताओ? फ्लैट था। वो कैसा शेप में कन्वर्ट हो रहा है? डोम शेप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इंटरकोस्टल मसल्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट। ये कब होगा? ये जो डोम शेप है वो फ्लैट कब होगा? जब ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाएंगे बताओ? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा? ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो कैविटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ना? सिकुड़ रहे हैं जो इंटरकोस्टल मसल्स है ना, कोस्टा, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहे हैं। तो कोस्टा क्लोज आने की वजह से कैविटी इंक्रीज हो गई, और कैविटी इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है बताओ? डायफ्रागम फ्लैट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो गए, तो रिलैक्स होने के बाद ये नीचे आ गया। जैसे ये नीचे आ गया मतलब ये रिलैक्स हो गया, तो कैविटी डिक्रीज हो गई। यहाँ पे कैविटी डिक्रीज हो गई तो डायफ्रागम फ्लैट था वो डोम शेप कन्वर्ट हो गया। ये सबको क्लियर हो रहा है क्या? मुझे बताओ पहले। डायफ्रागम बिकम्स फ्लैट, ये सबको क्लियर हुआ? ये डाउनवर्ड मूवमेंट हुई। यहाँ पे डायफ्रागम कैसे हुआ? डोम शेप। कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? एंड गोज अपवर्ड। हाँ यस, किस में आया ये?
इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में यहाँ पे इंटरकोस्टल मतलब दो कोस्टा, दो रिब्स है, रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, रिब के मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इसकी वजह से चेस्ट कैविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से ये जो स्टर्नम है, ये चेस्ट का बोन है, ये मूव हो रहा है अपवर्ड, आगे की तरफ खींच रहा है। देखो ये पेंसिल ऐसे सीधी खड़ी है ना, देखो ये पेन दोनों भी छोटे, ओके ये पेंसिल ऐसे खड़ी है ना, तो ये ऐसे स्लांटिंग हो जाएगी। देखो मैं ऐसे सीधे रख रही हूँ ना इसको, ऐसा सीधा, तो तिरछा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना। तो ये समझो स्टर्नम है, ये स्टर्नम का नेक वाला रीजन है। तो जैसे ही इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो क्या होता है, ये स्टर्नम मूव फॉरवर्ड, हमारे चेस्ट जो टाई है ना, समझो आपने गले पे टाई लगाया है, तो टाई आपका फ्रेंड आपको खींच रहा है, ऐसे समझो टाई को खींच रहा है, तो वैसे ही वो टाई आगे खींची जाएगी, स्टर्नम आगे खींचा जाएगा, तो स्टर्नम वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड बाहर की तरफ आएगा। और यहाँ क्या होगा, वो जो टाई आगे खींची गई थी वो फिर से पीछे चली जाएगी, तो स्टर्नम मूव कहाँ हो गया, बैकवर्ड एंड इनवर्ड। तो जैसे बैकवर्ड आया तो जो आगे जो कैविटी बनी थी, जो जगह बनी थी वो कम हो गई, तो इसलिए यहाँ पे थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और यहाँ पे थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज, क्योंकि आपके फ्रेंड ने वो स्टर्नम को खींच लिया है, आगे खींचा, तो टाई से चेस्ट से लेके टाई का डिस्टेंस बढ़ा, दैट इज कॉल्ड एज ए थोरैसिक वॉल्यूम इज इंक्रीज। सो जैसे थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज इन थोरैसिक प्रेशर, इसके अंदर का जो हवा था उसको बहुत सारा जगह मिल गया, तो इसलिए इसका प्रेशर कम हो गया। जैसे इसका प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ गया, और एटमॉस्फेयर से हवा अंदर आई, अंदर आई मतलब किस में आई, लंग्स में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बताओ, जो टाई आगे खींचा था वो पीछे चला गया, पीछे जाने की वजह से थोरैसिक प्रेशर क्या हो गया बताओ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम भले डिक्रीज हो जाए लेकिन हवा तो उतनी ही थी, तो हवा का जगह नहीं मिल रही है, हवा को जगह नहीं मिल रही है, इसलिए अंदर की हवा बोल रही है मुझे बाहर जाना है। सो दैट इज इंक्रीजेस द थोरैसिक प्रेशर। जैसे अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो गया, कंपैरेटिवली उसका बाहर का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। एक बार फास्टली फिर से रिवाइज करती हूँ, एक एक पॉइंट लेती हूँ। एयर इनटेक हो गया, प्रेशर इन द लंग्स क्या हो गया, लेस, लंग्स का प्रेशर लेस है, ये कौन सी प्रोसेस है, एक्टिव। डायफ्राम कैसा होता है, फ्लैट। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। स्टर्नम अपवर्ड मूव होता है, तो अपवर्ड मूव होने की वजह से थोरैसिक वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज। पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो भी कैविटी क्या हो गई, मतलब अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, कैविटी इंक्रीज हो गई लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो गया। यहाँ क्या हुआ देखो, यहाँ पे एयर इनटेक है तो यहाँ पे एयर आउट है, प्रेशर लेस है किसका, एटमॉस्फेयर का, प्रेशर मोर है। इट इज एक्टिव, इट इज पैसिव। डायफ्रागम फ्लैट, यहाँ पे डोम शेप। इंटरकोस्टल मसल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे हुए रिलैक्स। स्टर्नम अपवर्ड होगा तो स्टर्नम डाउनवर्ड करो। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन थोरैसिक प्रेशर, लंग्स प्रेशर डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे लंग्स प्रेशर इंक्रीज हुआ। ये सबको क्लियर हुआ क्या, जस्ट मुझे बताओ, क्योंकि मुझे बहुत डाउट आ रहा है, ये बोर्ड में आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन किस में बताओ, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब इनहेल एयर, इनहेलेशन, एंड एक्सपिरेशन मतलब एक्सपेल एयर। हाँ ये शांभवी, ओके। हाँ दीक्षा क्लियर है, और दो ही जन सुन रहे हैं क्या, लेक्चर तो इतने सारे सुन रहे हैं, बाकी लोगों को समझा नहीं। नम्रता, हाँ यस अभिनव, इसको लर्न करो आज ही अतुल, ओके जितना हो सकता है। माधवी, ओके। आप रिप्लाई करते ना तो हमें लगता है कि सब सुन रहे हैं, थोड़ा टीचर को भी अच्छा लगता है ना, आपका और हमारा। यस रिद्धि, थोड़ा बहुत बॉन्डिंग बन जाता है, टीचर को भी लगता है हमारे स्टूडेंट्स है, आपको भी लगता होगा ना, टीचर पूछती है तो हाँ अपनी मैडम है, ऐसे हमें कुछ रिप्लाई देना चाहिए। 20 में से 10 भी स्टूडेंट्स रिप्लाई देंगे तो भी ठीक है, पर देना चाहिए एटलीस्ट। ये तो हमारे लिए नहीं, आपके लिए है ना, आपको ही बोर्ड का पेपर देना है, हमें तो क्या, हमें पेमेंट वैसे भी मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो भी कुछ हेजिटेशन नहीं है कि नहीं, लेकिन आपको तो बोर्ड का एग्जाम देना है। यस ऑल ऑफ यू हैव टू रिप्लाई, समझ रहा है ना। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ ना, डिफरेंस बिटवीन किस में बताओ, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेती हूँ, देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो पहला हुआ हम लोगों का ब्रीदिंग,
अब नेक्स्ट क्या आया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस द अल्वियोलर लेवल। तो एयर कहाँ से कहाँ आ रही है, एयर से लेके अल्वियोलाई तक जा रही है, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में बोला था। यहाँ पे ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई टू अल्वियोलाई। तो हवा बाहर से, नोज से, लास्ट 1 मिनट, नोज से कहाँ तक जाएगा, अल्वियोलाई। सो दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वियोलाई। वो कैसे होगा, तो कैसे होता है, बाय प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज ए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो पार्शियल प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये मैं कर लेती हूँ, तो आप मुझे भी थोड़ा सा आपको कितना समझ में आया वो चेक करना पड़ेगा। आज हमने क्या क्या लिया बताओ, क्या क्या कंप्लीट किया हमने, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट लिया, लंग्स हुआ, ट्रैकिया हुआ, और अल्वियोलस, और हाँ यस, ब्रोंकाई बराबर। उसके बाद टेक्स्ट बुक में दिया है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ ना हमारा। क्या है फर्स्ट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का, व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन? हाँ यस, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है ना, व्हाट आर द 2 पार्ट्स? हाँ यस, बराबर है नम्रता, व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ ब्रीदिंग? Is breathing is, हाँ, inspiration and expiration. Is the breathing is physiological process? Is breathing is, हाँ yes, बराबर है, yes. हाँ, breathing is physical actually. हाँ, breathing is physical. हमने एक क्वेश्चन क्या पूछा, is it is physiological? फिजियोलॉजिकल मतलब उसके अंदर कुछ एक्सचेंज होता है क्या, कुछ केमिकल एक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्शन होती है क्या? तो ब्रीदिंग में नहीं होता, ब्रीदिंग में ओनली एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। हाँ बराबर, तो इसलिए उस प्रोसेस को, इसलिए हमने एक एक लाइन पे कॉन्सेंट्रेट किया है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस,